हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मॉनेटरी पॉलिसी को हम कंटिन्यू करते हैं इस लेसन में भी। तो देखिए, हम लोग एक चीज़ यहाँ पे अभी पहले डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अबाउट कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई को बेसिकली मेजर कैसे करते हैं। सो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई एंड इट स्टार्ट्स विथ M0। तो देखिए, हमने बहुत पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो RBI जो करेंसी इशू करती है मार्केट में, द करेंसी विच आर इशूड बाय RBI एंड ऑल्सो द डिपॉजिट्स विच आर देयर विथ RBI, इनको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ओके, रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है। तो इसको हम M0 से डिनोट करते हैं। This is known as high powered money or reserve money or monetary base. This consists of currency in circulation plus banks deposit with RBI and other deposits with RBI. तो ये हो गया basically total liability of RBI. These are the liability of RBI. Total liability of RBI जो भी है उसको हम monetary base of the economy बोलते हैं, जिसको हम M0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम में मनी क्रिएशन होता है। तो RBI ने जितना हाई पावर्ड मनी दे रखा है उससे कुछ मनी क्रिएशन होता है। तो बेसिकली एक्चुअल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड दिस हाई पावर्ड मनी में रिलेशन ऐसा होता है कि वो मनी मल्टीप्लायर उसमें हो जाता है। हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर गिव्स यू द एक्चुअल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है उसको M1 बोलते हैं। तो उसमें क्या कंसिडर होता है, उसमें होता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ विथ ऑल द बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। तो M1 इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। दिस इज नोन एज नैरो मनी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मनी के जो मनी सप्लाई का हर फॉर्म यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, केवल डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड है, इसलिए इट इज़ अ नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, इसलिए इसको नैरो मनी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में यदि हम M1 में यदि हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को भी जोड़ दें तो M2 मिल जाता है हमको। ठीक है, सो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इज M2। तो देखिए, मनी की डेफिनेशन धीरे धीरे करके ब्रॉड होती जा रही है। ओके, वी आर मूविंग फ्रॉम नैरो मनी टू ब्रॉड मनी। इन टेक्निकल टर्म्स M1 एंड M2 बोथ आर नोन एज नैरो मनी। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है M3। M3 इज बेसिकली M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो देखिए, M1 क्या था, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। अब इसमें यदि हम टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर दे तो ये टोटल आपका M3 हो गया। And this is known as broad money, and M3 is usually used by RBI as a measure of money supply to make its policy decisions. Policy decisions के लिए जो RBI जो फिगर देखता है मनी सप्लाई का, that is usually M3. So M3 is the most important concept. उसके बाद में लास्ट होता है M4. M4 is M3 प्लस पोस्ट ऑफिस। सो M3 के अंदर क्या है, ऑलरेडी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। उसमें यदि हम पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स, यदि टोटल डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यदि हम पकड़े तो वो M4 हो जाता है। एंड M4 आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है मनी का, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अ लीस्ट लिक्विड ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि डेफिनेशन ब्रॉड होती जा रही है मनी की, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो कम कम होती जा रही है। मोस्ट लिक्विड है M1, जैसे इसमें क्योंकि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स है जो लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, विच कैन डायरेक्टली कम एट द हेल्म्स ऑफ द पीपल। सो देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट लिक्विड मनी। उसके बाद में यदि हम उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऐड करते हैं तो ये थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि ये एक तरह से टाइम डिपॉजिट की तरह ही होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। M3 के अंदर भी देखिए, हम M1 में टाइम डिपॉजिट ऐड कर देते हैं विच आर नॉट सो लिक्विड, तो अगेन लिक्विडिटी कम हो गई। M4 के अंदर हम M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के टोटल सेविंग्स करते हैं विच आर अगेन नॉट सो लिक्विड। सो लिक्विडिटी कम हो रही है। ठीक है, लिक्विडिटी इज डिक्रीजिंग बट द डेफिनेशन ऑफ मनी इज ब्रॉडनिंग। ओके, डेफिनेशन ब्रॉड होते जा रहा है। तो ये डिफरेंस हमको समझना है यहाँ पे। अब आ जाइए, हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के 2 तरह के टूल्स होते हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब बेसिकली यही है जो हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमारा रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्वांटिटेटिव टूल्स थे, क्योंकि इससे मनी
क्वांटिटेटिवली कंट्रोल होता है मार्केट में। द आरबीआई कैन, बिकॉज यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे 5%, 2% रेपो रेट, 3% रेपो रेट, तो कुछ क्वांटिटेटिवली मनी यहाँ पे कंट्रोल होता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं। दीज आर इनडायरेक्ट टूल्स। अब देखिए रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने से मनी सप्लाई इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। मतलब ये जो इफेक्ट होता है मार्केट में मनी सप्लाई के ऊपर, वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स भी अपना अपना डिसीजंस लेती है ये रेट्स को देखकर। तो इसलिए दीज आर इनडायरेक्ट टूल्स एंड दीज आर नॉन सिलेक्टिव टूल्स। ये किसी एक पर्टिकुलर बैंक या इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं होता है, ये ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के लिए होता है। एंड देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज जनरल रूल्स। सो दीज आर द जनरल टूल्स, नॉन सिलेक्टिव। दे आर नॉट फॉर एनी वन पर्टिकुलर बैंक एंड नॉट फॉर एनी वन पर्टिकुलर सेक्टर। तो इसलिए इनको हम जनरल या नॉन सिलेक्टिव टूल्स भी बोलते हैं। हम लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में रिवर्स रेपो, रेपो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, आप रिविजिट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस होगा क्वालिटेटिव टूल्स के ऊपर। क्वालिटेटिव टूल्स ऐसे होते हैं कि जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स नहीं होते हैं, मतलब उसमें कोई रेट का फ्लक्चुएशन वगैरह ये सब इन्वॉल्व नहीं होता है, बट बेसिकली ये ऐसे टूल होते हैं कि जो आरबीआई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर सेक्टर और टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अ पर्टिकुलर सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटेटिव टूल यूज़ होते हैं, इसलिए इनको हम सिलेक्टिव टूल्स बोलते हैं। दे आर डायरेक्ट टूल्स, दे कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड बाय आरबीआई टू एनी पर्टिकुलर सेक्टर और एनी पर्टिकुलर बैंक। अब इसके एग्जाम्पल्स है एलटीवी रेशियो, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, रेशनिंग, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। ये सब क्या है हम अभी देखते हैं। देखिए एलटीवी रेशियो का मतलब होता है, एलटीवी मतलब होता है लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू रेशियो। फॉर एग्जांपल जब कोई पर्सन है जो बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, तो ही हैज़ टू गिव सम कोलैटरल। कोलैटरल इज़ अ सिक्योरिटी, ठीक है। कोलैटरल सपोज उसकी कोई प्रॉपर्टी है या गोल्ड है, इफ़ ही इज़ कीपिंग दिस एज द कोलैटरल, तो इस प्रॉपर्टी या गोल्ड का जो भी वैल्यू होता है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही बैंक लैंड कर सकता है, उसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। फॉर एग्जांपल लोन टू वैल्यू रेशियो इज़ 50%. So if gold worth of 1 crore rupees is deposited as collateral, banks can lend maximum up to 50 lakhs. इसको बोलते हैं हम लोन टू वैल्यू रेशियो। यहाँ पे LTV रेशियो हो गया 50%। अब देखिए यदि आरबीआई ने ये इंक्रीज कर दिया 60%, तो यहाँ पे 1 करोड़ के कोलेट्रल के लिए आपको 60 लाख का लोन मिल सकता है, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस आरबीआई कैन डू फॉर वन पर्टिकुलर बैंक, फॉर वन पर्टिकुलर सेक्टर, for one particular type of loan also. Okay, for example if it is a housing loan it can have a different LTV ratio, if it is a vehicle loan it can have different LTV ratio. तो आरबीआई को किस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करना है या किस पर्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल करना है, उस हिसाब से LTV रेशियो कैन बी डिफाइंड। सिमिलरली सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे LTV रेशियो और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि LTV के अंदर हम लोग कोई प्रॉपर्टी, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या गोल्ड कोलैटरल बोल के रखते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ में हम लोग कोलैटरल बोल के या तो शेयर्स या तो म्यूचुअल फंड्स या हमारी LIC पॉलिसीज़ को कोलैटरल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है मार्जिन, मार्जिन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शेयर्स, क्योंकि शेयर्स का प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है, म्यूचुअल फंड का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है, LIC पॉलिसी भी हमारी जो है, जो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो इसके अंदर मार्जिन का मतलब होता है, मार्जिन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी शेयर का मार्केट वैल्यू इफ़ इट इज़ से 50 lakhs, तो इसमें कुछ मार्जिन रखना होता है बैंक को। मार्जिन मतलब जैसे कितने मार्जिन तक आप इसमें दे सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 30% मार्जिन, 30% मार्जिन यदि बैंक रखता है, इसका मतलब है कि 70% लोन कैन बी गिवन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स या LIC पॉलिसी जो भी है। सो दिस इज नोन एज मार्जिन। तो मार्जिन इज केप्ट बाय बैंक एज सिक्योरिटी एंड रेस्ट अमाउंट इज गिवन। सो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एनालॉगस ही है, सिमिलर है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल पर। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल के दो टूल होते हैं, जैसे एक हो गया डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट और एक इंस्टॉलमेंट्स। तो आरबीआई यहाँ पे डिफाइन कर सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कितना % डाउन पेमेंट होना चाहिए, 10% हो गया या 20% हो गया, इन ऑर्डर टू अगेन कंट्रोल डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट बैंक्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दैट वन कैन पे। सो अगेन देखिए ये एक डायरेक्ट टूल है
यहाँ पे आरबीआई डायरेक्टली किसी बैंक को या किसी सेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव टूल। अब नेक्स्ट आ जाइए रेशनिंग के ऊपर, इसको बोलते हैं हम क्रेडिट रेशनिंग। देखिए रेशनिंग का मतलब होता है, रेशनिंग का बेसिकली मतलब होता है अलॉटमेंट। जैसे हम लोग राशन कार्ड होता है ना हमारा, फूड ग्रेन्स का राशन कार्ड जो हमारे इसमें फूड सिक्योरिटी में होता है, राशन कार्ड में क्या होता है, उसमें डिफाइन होता है कि एक फैमिली को पर पर्सन पर मंथ 5 kg राइस दिया जाएगा या 1 kg राइस दिया जाएगा, जो भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे रेशनिंग कर रहे हैं, रेशनिंग कर रहे हैं मतलब अलॉटमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से आरबीआई यहाँ पे अलॉट करता है डिफरेंट सेक्टर्स को, मतलब डिफाइन करता है, उसमें सीलिंग्स होती है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को आप 40% आप दे सकते हैं आपका लोन, या हाउस लोन में आप इतना 20% दे सकते हैं। इस तरह से जो सीलिंग्स होती है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, उसको रेशनिंग बोलते हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी इसी का एक पार्ट है, जिसको हम नेक्स्ट लेसन में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक इंक्लूजन का एक मेन टॉपिक है। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाइए हमारे नेक्स्ट टूल पे, जिसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। देखिए मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि दीज आर अगेन काइंड ऑफ एडवाइजरीज टू द बैंक्स। आरबीआई इशू करती है एडवाइजरी बैंक्स को डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक ट्रेंड। जैसे आरबीआई चाहता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर बूम हो, तो वो एक एडवाइजरी इशू करता है बैंक्स को कि आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट कीजिए, इनको लोन दीजिए, फार्मर्स को लोन दीजिए बिकॉज एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, या किसी साल मॉनसून फेल हो रहा है तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई एडवाइजरी इशू करती है टू मेक श्योर दैट दिस बैंक्स फील कि इट इज़ देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो आरबीआई उनको इस तरह से परसुएट करता है, इस तरह से उनको मनाता है, इस तरह से एडवाइजरी देता है कि बैंक्स को लगता है कि ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फॉलो करना। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेटोरिक अपील्स ऑल्सो। वो डायरेक्ट बैंक्स आरबीआई डायरेक्शन भी दे सकता है इसके अंतर्गत बैंक्स को टू गिव सर्टन, टू नॉट टू गिव सर्टन काइंड ऑफ लोन्स या टू गिव सर्टन काइंड ऑफ लोन्स। जैसे आरबीआई को लगता है कि इस समय पे हाउसिंग सेक्टर या रियल इस्टेट सेक्टर इज़ गोइंग टू फेस अ रिसेशन, तो आरबीआई उसमें बोल सकता है कि यू प्लीज़ गिव अ बूस्ट टू दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर। या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आरबीआई लगता है कि देयर इज़ अ डेंजर, सो डोंट गिव लोन्स टू दिस सेक्टर्स बिकॉज वी नीड टू कंट्रोल इट। तो उस केस में डायरेक्शन भी दे सकता है बैंक्स को। there can be implicit or explicit threats also through different TV interviews। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी में किसी आरबीआई गवर्नर ने या डेप्यूटी गवर्नर ने कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो वो किसी बैंक को इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट थ्रेट्स के थ्रू भी वो लोग उन बैंक्स को परसुएट कर सकते हैं। एंड बेसिकली इससे होता क्या है, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बैंक्स के ऊपर, बैंक्स के मैनेजमेंट में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। एंड इट डेफिनेटली नीड्स कोऑपरेशन ऑफ बैंक्स, मॉरल सुएशन नीड्स कोऑपरेशन ऑफ बैंक्स। And the last monetary policy tool, qualitative tool is direct action। अब देखिए डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि इसमें आरबीआई सीधा पेनल्टी लगाता है यदि किसी बैंक ने आरबीआई के डायरेक्शंस को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया। ओके, रूल्स रेगुलेशंस या डायरेक्शंस को यदि कोई बैंक कंप्लाई नहीं कर रहा है, सो इफ़ देयर इज़ अ फेलियर टू कंप्लायंस देन आरबीआई कैन डायरेक्टली इशू पेनल्टी टू the banks and it can go up to cancellation of the license also। तो हैवी पेनल्टी आरबीआई लगा सकता है और उन बैंक्स का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सो दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट एक्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी along with we saw in the beginning कि how मनी सप्लाई इज़ डिफाइंड। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।